सो एक्चुअली मैं डिस्कस करूँगा विस्कोसिटी के बारे में। सो विस्कोसिटी बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है ये विस्कोसिटी। एक्चुअली यदि फ्लूइड की बात आती है तो ऑब्वियसली विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड और फ्लूइड। तो viscosity of liquid means it is a very important parameter of fluid. So actually viscosity इस बेसिकली एक रीजन होता है किसी भी फ्लूइड सिस्टम या वाटर सिस्टम को बाउंड रखने का। मीन्स एक्चुअली हम यदि सपोज हमारे पास एक बिकर वाटर हो, तो ये वाटर जो है देखा जाए ध्यान से तो इस वाटर का अपना एक लेयर होता है। तो ये वाटर बहुत सारे लेयर से मिलके बना होता है, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ लेयर्स से मिलके बना होता है और ये लेयर आपस में जुड़े होते हैं बिकॉज ऑफ विस्कोसिटी। इस विस्कोसिटी की वजह से आपस में ये लेयर जुड़े होते हैं और यदि एक लेयर पे फोर्स लगाए तो दूसरे लेयर के बीच में भी एक फोर्स लगेगा। मीन्स एक लेयर पे हम सपोज ये एक लेयर है और दूसरा लेयर ये है, तो एक लेयर पे यदि हम फोर्स लगाते हैं तो दूसरे लेयर पे भी फोर्स लगता है। मीन्स ये लेयर इस लेयर को आगे की ओर फोर्स करेगा बढ़ाने के लिए, तो एक्सटेंशन होगा। अगर जो इन दोनों के बीच में विस्कस फोर्स ना हो तो ये लेयर यहीं रह जाएगा और ये लेयर आपस में आगे बढ़ जाएगा। तो लेकिन ये लेयर साथ में स्ट्रेच होता है। इट इज़ बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन और विस्कस फोर्स। तो यहाँ पे हम एक सेटअप डिज़ाइन करते हैं। सपोज कि हमारा बॉटम है, लेयर है और ये रिजिड है, मूव नहीं करता ये। सपोज ये एक हमारा प्लेट है और ये एक वाटर पे और इन दोनों के बीच में वाटर फिल किया हुआ है या कोई भी लिक्विड फिल किया हुआ है। तो और ये वाटर बस इस फ्लूइड पे तैर रहा है। यदि इस प्लेट पे मैं एक फोर्स लगाऊं F अमाउंट का और सपोज इस प्लेट पे एरिया A है, तो ये प्लेट मूव करेगा विथ फोर्स A। तो क्या होगा कि जो भी फ्लूइड पार्टिकल और लिक्विड पार्टिकल इस प्लेट के कांटेक्ट में होगा, वो फ्लूइड पार्टिकल भी मूव करना चाहेगा। सपोज हम इस फ्लूइड पार्टिकल को P नाम देते हैं। एक फ्लूइड पार्टिकल है जो इस प्लेट के कांटेक्ट में है। तो जैसे ही ये प्लेट मूव करेगा, ये पार्टिकल्स भी सामने जाके मूव करना चाहेगा और इसके नीचे और दूसरा पार्टिकल ऐसे करके इसके नीचे पार्टिकल्स का लेयर है। तो ये पार्टिकल इस प्लेट की वजह से मूव करना चाहेगा क्योंकि ड्यू टू विस्कोसिटी दिस plate will try to move this fluid particle. Suppose initial position of this particle ये है, ये इनिशियल पोजीशन है इस पार्टिकल का x=0। अब ये पार्टिकल सपोज करो कि ये प्लेट जो है मूव करके
आगे बढ़ गया। तो और सपोज ये पार्टिकल t टाइम के बाद यहाँ पे आया p डैश, तो ये पार्टिकल सपोज ये डिस्टेंस ट्रेवल किया यहाँ से यहाँ तक x, और ये इस और ये जो बॉटम है जो फिक्स्ड है, यहाँ का जो फ्लूइड पार्टिकल है वो मूव नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे नो स्लिप कंडीशन लागू होगा, नो स्लिप कंडीशन। सो बिकॉज ऑफ नो स्लिप कंडीशन ये फ्लूइड पार्टिकल स्लिप नहीं करेगा, मीन्स इसकी जो वेलोसिटी होगी इस रिजिड प्लेट की वही वेलोसिटी इसकी भी होगी। तो सपोज ये दोनों पार्टिकल अलग अलग है, बट हम लोग ये दोनों पार्टिकल के मोशन को कंपेयर कर रहे हैं। तो ये पार्टिकल जो रिजिड बॉडी के कांटेक्ट में है, सपोज इसके हम क्यू कहते हैं, और ये मूव नहीं करेगी क्योंकि ये जो लेयर है, ये जो रिजिड बॉडी है, ये मूव नहीं कर रही है। तो इसकी जो वेलोसिटी होगी वही वेलोसिटी इसके कांटेक्ट में सारे फ्लूइड पार्टिकल की होगी, सारे फ्लूइड पार्टिकल की होगी। तो ये चूँकि मूव नहीं कर रहा है तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 0। इस रिजिड प्लेट की वेलोसिटी 0, इसकी वेलोसिटी कुछ होगी क्योंकि इसके पास फोर्स है, एक्सलेशन है। तो ये पार्टिकल मूव नहीं करेगा, इसकी वेलोसिटी यहाँ पे 0 होगी ड्यू टू नो स्लिप कंडीशन, मीन्स देर इज़ नो एनी काइंड ऑफ स्लिपेज। बट इस पॉइंट में स्लिपेज होगा, इस वजह से ये पॉइंट यहाँ से स्लिप करके यहाँ गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, इसलिए इसकी कुछ वेलोसिटी होगी, इस पार्टिकल की कुछ वेलोसिटी होगी। क्यों? क्योंकि ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल किया। अच्छा, तो अब हम एक ज्योमेट्री कंस्ट्रक्ट करते हैं। हम सिर्फ एक पार्टिकल को स्टडी कर रहे हैं। जब भी हम सिंगल पार्टिकल की स्टडी करते हैं तो इसे लाग्रांजियन मोशन कहते हैं। लाग्रांजियन मोशन मीन्स स्टडी ऑफ अ इंडिविजुअल पार्टिकल। सो इस पार्टिकल की स्टडी किए और यहाँ से आता गया। तो यदि हम एक ज्योमेट्री कंस्ट्रक्ट करें, सपोज ये पार्टिकल यहाँ पे मैच है और ये एक यहाँ पे ऐसे करके बना देता हूँ। तो इस तरह से एक ज्योमेट्री कंस्ट्रक्ट हो गई। और सपोज करते हैं कि ये जो कुछ एंगल डी थीटा है, डी थीटा, और ये डी एक्स डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो हमारा ये ज्योमेट्री बना कुछ इस तरह से। ये डी थीटा, ये डी एक्स, और यहाँ से यहाँ के बीच का डिस्टेंस सपोज b है। तो ये पूरा डिस्टेंस मेरा b हो गया। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है एक तरह से। तो राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम लोग लिख सकते हैं इस राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये Q, ये P और ये P डैश। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल P Q P डैश में हम लोग लिख सकते हैं tan d थीटा इक्वल्स टू P P डैश डिवाइडेड बाई P Q, मीन्स dx by this perpendicular by base B. So finally we have relation. Now I will change this page. So finally we have relation. Again I draw this one. So this is d theta, this is our dx, this is B, distance between two plate, and this was P, this was P dash, this was Q. Then in right angle triangle tan d theta equals to dx by B for a very small theta, for a very
स्मॉल थीटा, फॉर अ वेरी स्मॉल थीटा टेन थीटा हो जाता है थीटा के बराबर। यदि थीटा बहुत छोटा हो तो टेन थीटा थीटा के बराबर हो जाता है। मीन्स देर इज अप्रोक्सीमेशन। सो हम लोग लिख सकते हैं डी थीटा इज इक्वल टू डी एक्स बाई बी। अब दोनों साइड हम टाइम डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड डी टी, डिवाइड बोथ साइड डी टी। सो डी थीटा बाई डी टी equals to dx by dt into 1 by b. So यहाँ से हम लिख सकते हैं इस dx by dt को हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं u और ये बाई बी। बेसिकली क्या है, डी एक्स बाई डी टी वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। सो हम लोग यहाँ पे लिख दिए डी थीटा बाई डी टी। सो यहाँ तक हमें कोई भी अजम्पशंस या कोई भी चीज़ें नहीं लेनी पड़ी। ये ऑल बिकॉज ऑफ ज्योमेट्री है। फ्लूइड पार्टिकल यहाँ था इनिशियली, यहाँ से यहाँ ट्रेवल किया और एक ज्योमेट्री कंस्ट्रक्ट किए, फिर ट्रिगोनोमेट्री लगा करके टेन डी थीटा बाई डी एक्स किसी टाइम टी में ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ ट्रेवल किया, इसकी डिस्टेंस डी एक्स है और इन दोनों प्लेट के बीच की डिस्टेंस बी थी। तो यहाँ से हमने अभी तक जो एक रिलेशन प्राप्त किया डी थीटा बाई डी ए टी इज इक्वल टू यू बाई बी। इसका मतलब क्या है कि टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन। तो एंगुलर डिफॉर्मेशन, सो दिस इज बेसिकली टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन। और कहीं ना कहीं ये जो यहाँ पे और ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक पहुँचा है, उसके कारण कौन सी थी, फोर्स थी। इसकी रीजन कौन सी थी, फोर्स थी। उस फोर्स की वजह से यहाँ पे स्ट्रेस लग रहा था और इसी स्ट्रेस, इसी तनाव, इसी बल के कारण यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल किया। तो कहीं ना कहीं वो स्ट्रेस इससे रिलेटेड तो होगा, क्योंकि ये रिलेशन आया है इस ज्योमेट्री से और ये ज्योमेट्री कहीं ना कहीं बना है उस फोर्स से जो इस प्लेट पे अप्लाई हो रहा था, इस फोर्स से जो इस प्लेट पे अप्लाई हो रहा था। अब कहीं ना कहीं ये जो रिलेशन है डी थीटा बाई डी टी, दिस डी थीटा बाई डी टी इससे तो रिलेटेड होगा ही। यदि हम इसके बीच में रिलेशन दिखा दें तो एक फिजिक्स ऑफ द प्रॉब्लम वी कैन डिस्कस। सो तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, डी थीटा बाई डी टी इक्वल्स टू यू बाई बी। अब हाँ, एक चीज़ और, यहाँ पे सपोज हम एक छोटा सा पार्ट ले लेते हैं, एलिमेंट यहाँ पे। तो एट ए डिस्टेंस, सपोज इसको हम y कहते हैं, स्मॉल y। और हाँ, यहाँ की टोटल वेलोसिटी कितनी हो गई, u हो गई। डिस्टेंस डी एक्स थी तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग डी एक्स बाई डी टी, तो ये पूरी थी u डी एक्स बाई डी टी। तो यहाँ पे सो डी एक्स बाई डी टी। सो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ये स्मॉल u, ये कैपिटल U, ये स्मॉल u, छोटा सा कोई अननोन वेलोसिटी होगा u यहाँ पे। तो इसको हम एक बस ट्रायंगुलर सिमिलरिटी लॉ लगा के यहाँ पे एक रिलेशन बना दिए। मीन्स फाइनली डी थीटा बाई डी टी इक्वल्स टू कैपिटल U बाई स्मॉल b और स्मॉल u बाई स्मॉल y। मीन्स देयर इज सिंपल रिलेशन। नाउ दिस इज़ नॉट आवर चैलेंज। अब क्या है कि वही कि ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक पहुँचा जिस फोर्स के मदद से, उस फोर्स का रिलेशन इस डिफॉर्मेशन से लगा दे तो हमारा एक थ्योरी बन के आएगा, मीन्स फिजिक्स ऑफ द प्रॉब्लम। सो इस तरह से। और हम लोग जानते हैं कि मैथ्स क्या होता है, वो किसी भी मैथ्स होता है, लैंग्वेज होता है फिजिक्स का। तो ये मैथ्स हुआ, अब वो फिजिक्स यानी कोई भी फेनोमेना हो रहा है तो उसको रिलेट करेगा। तो साइंटिस्ट लोगों ने ऑब्जर्व किया कि ये जो डिफॉर्मेशन हो रहा है, पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक जा रहा है और ये डी थीटा,
ये कहीं ना कहीं इस फोर्स के कारण, यानी फोर्स जितना ज़्यादा होगा पार्टिकल उतना ज़्यादा मूव करेगा, ये डिस्टेंस उतना ज़्यादा होगा, ये डिस्टेंस उतना ज़्यादा होगा, पार्टिकल उतना ज़्यादा मूव करेगा और उतना ज़्यादा एंगल बढ़ेगा। सो क्या देख रहे हैं कि ये एंगल, ये थीटा बढ़ेगा, ये पार्टिकल का डिस्टेंस बढ़ेगा और पार्टिकल का डिस्टेंस जितना बढ़ेगा फोर्स उतना ही बढ़ेगा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, फोर्स इंक्रीज कर रहा है तो dx भी इंक्रीज कर रहा है और d थीटा भी इंक्रीज कर रहा है। मीन्स यहाँ पे हम लोग एक प्रोपोर्शनलिटी का लॉ लगा सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ प्रोपोर्शनलिटी वी कैन से दैट d थीटा बाई dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया। मीन्स जितना ज़्यादा फोर्स होगा उतना ज़्यादा d थीटा बाई dt बढ़ेगा। बट ये भी है कि जितना ज़्यादा एरिया होगा उस प्लेट का, वो जो प्लेट ये मूव कर रहा था, तो इस प्लेट का जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना ज़्यादा कम मूव करेगा, क्योंकि उतना ही स्ट्रेस उस फ्लूइड पार्टिकल पे लगेगा। तो ये प्लेट जितना ज़्यादा बड़ा होगा उतना ही स्ट्रेस उस पार्टिकल पे लगेगा, और जितना स्ट्रेस लगेगा, जितना कांटेक्ट होगा उतना ही लेस मूव करेगा। तो एरिया बढ़ने से उस पार्टिकल की मूवमेंट घटेगी, क्योंकि उस विस्कोसिटी फोर्स के कारण स्ट्रेस बढ़ेगा। क्योंकि सपोज करो यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे हम अपनी सिर्फ एक उंगली की टिप रखते हैं, तो एक टिप रखेंगे इस उंगली पे, इस ऑब्जेक्ट पे, तो वो आसानी से मूव कर पाएगा एज कम्पेयर टू यदि हम यहाँ पे पूरा अपना एक हाथ रख दें। तो यदि हम पूरा अपना हाथ रख दें तो ये कम मूव करेगा एज कम्पेयर टू इससे। क्यों? क्योंकि इसकी कॉन्टेक्ट एरिया बढ़ गई। तो कॉन्टेक्ट एरिया बढ़ने से ये कम, इसमें रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा, इसलिए ये मूव कम करेगा, और इसकी कॉन्टेक्ट एरिया कम है इसलिए ये ज़्यादा मूव करेगा। तो कॉन्टेक्ट एरिया बढ़ने से पार्टिकल्स की वेलोसिटी घट जाती है। इसीलिए वही सेम कंसेप्ट यहाँ लगेगा कि यदि इस प्लेट का एरिया जितना बड़ा होगा उतना ही पार्टिकल्स कम मूव करेगा। यानी कि इसका रीज़न क्या है? विस्कोसिटी, रेसिस्टेंस। जितना ज़्यादा कॉन्टेक्ट एरिया उतना ज़्यादा रेसिस्टेंस, और रेसिस्टेंस मीन्स विस्कोसिटी। सो इसीलिए एरिया भी रिलेट करना बहुत ज़रूरी हो गया है। और इसी फोर्स बाय एरिया को हम लोग प्रेशर कहते हैं, और इनडायरेक्टली और डायरेक्टली स्ट्रेस भी कहते हैं। तो ये एक फोर्स पर यूनिट एरिया स्ट्रेस की यूनिट होती है। ये स्ट्रेस इसलिए है क्योंकि ये इंटरनल सारा चीज़ हो रहा है, और स्ट्रेस क्या होता है? ए रेसिस्टेंस होता है ऑफ अप्लाइड प्रेशर। तो ये इंटरनल रेसिस्टेंस होता है जो फोर्स पर यूनिट एरिया के बराबर होता है। तो हम लोगों ने क्या एक रिलेशन डेवलप किया, डी थीटा बाई डी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सपोज इसको हम टाउ कह देते हैं, तो टाउ फोर्स पर यूनिट एरिया। सो हमारे पास एक रिलेशन आया डी थीटा बाई डी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाउ, और डी थीटा बाई डी टी। और यदि इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, और वो कांस्टेंट वो क्यों आ रहा है? क्योंकि वहाँ पे बैलेंस की ज़रूरत है। तो ये जो कांस्टेंट है इसको कहते हैं डायनेमिक विस्कोसिटी। डायनेमिक विस्कोसिटी मीन्स इसी के कारण ही तो सारा ये रिलेशन बन पाया कि ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक मूव किया, और इस मूवमेंट के पीछे एक इंटरनल रेसिस्टेंस था। वही इंटरनल रेसिस्टेंस को ये म्यू रिप्रेजेंट करता है, और इंटरनल रेसिस्टेंस या विस्कोसिटी को आप रेसिस्टेंस कहो या इंटरनल रेसिस्टेंस कहो या विस्कोसिटी कहो, जो भी कहना कह सकते हो, या शियर स्ट्रेस भी कह सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे शियर स्ट्रेस भी यूज हो रहा है, ये शियर स्ट्रेस है। तो हम लोग इसको शियर स्ट्रेस कहते हैं। तो इस तरह से हमारे पास एक रिलेशन आया टाउ म्यू डी थीटा बाई डी टी। अब एक इक्वेशन आ गया हमारे पास, तो ये इक्वेशन को हम याद रख सकते हैं। दूसरा यहाँ पे और अब डेवलप हो चुका था टाउ म्यू डी थीटा बाई डी टी को हम लोग क्या लिखते थे? डी थीटा बाई डी टी को यू बाई बी
दिस ये u बाई बी, तो डी थीटा बाई डी टी को हम लोग लिखेंगे u बाई बी। सो हम लोग लिखेंगे म्यू u कैपिटल बाई बी, मतलब ये रिलेशन था। ये प्लेट, नीचे एक सरफेस, सॉलिड सरफेस, और इसके बीच का डिस्टेंस b, पार्टिकल्स यहाँ पे था, मूव यहाँ किया, इसके अलोंग जो पार्टिकल था वो स्थिर रहेगा क्योंकि इसकी वेलोसिटी 0 है, तो ये रिलेशन। और यहाँ पे वेलोसिटी कैपिटल U, यहाँ पे वेलोसिटी घटता जाएगा और ये वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया u बाई बी। और किसी एक अननोन पॉइंट पे हम स्मॉल u डिस्टेंस पे यदि हम माने तो स्मॉल b हो जाए, तो यहाँ पे स्मॉल u। सो हम लोग कह सकते हैं टाउ इक्वल्स टू म्यू स्मॉल u बाई कैपिटल U। और यदि स्मॉल u बहुत छोटा हो, y बहुत छोटा हो, तो डी यू बाई डी वाई भी कह सकते हैं। तो फाइनली ये जो रिलेशन आया टाउ इक्वल्स टू म्यू डी यू बाई डी वाई, यही कहलाता है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी और न्यूटन्स लॉ ऑफ फ्लूइड फ्रिक्शन। सो फाइनली हमारे पास एक रिलेशन आया टाउ इक्वल्स टू म्यू डी यू बाई डी वाई, और इसी को समटाइम्स लिख सकते हैं डी थीटा बाई डी टी, इसी रेगुलर डिफॉर्मेशन। और ज़रूरत पड़े तो म्यू कैपिटल U बाई बी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ क्वेश्चन हम लोग कुछ भी यूज कर सकते हैं। बस ये ध्यान रहे कि डी यू बाई डी वाई यदि कांस्टेंट हो, इसका मतलब ये है कि u का वेरिएशन लीनियर होगा, लीनियर वेरिएशन। क्यों होगा? इंटीग्रेशन करो डी यू बाई डी वाई का इक्वल्स टू सी, सो सी डी वाई, सो u इक्वल्स टू सी इंटू वाई प्लस कांस्टेंट। सो वी कैन सी हेयर u is a function of linear y, u is a function of y पावर 1। तो linear वेरिएशन होगा वो u का, और ये तब होगा जब प्लेट और इसके बीच की डिस्टेंस काफ़ी कम होगी, b बहुत ही छोटा, वेरी वेरी स्मॉल, then you can consider linear variation. So this was a Newton's law of viscosity. It is very important relationship in fluid mechanics. Everywhere it will come and you have to solve a problem. So thank you so much for listening. I hope all the problems solved.